नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना राज्य में लगा 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन, सीएम के चंद्रशेखर राव ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना राज्य में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य में इमरजेंसी कामों को छोड़कर बाकी किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीएम के आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के हालात को देखते हुए प्रदेश में 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इस लॉकडाउन के बारे में विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अपनी रूटीन की गतिविधि की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद लोगों को सभी काम धंधे बंद करके अपने घरों में रहना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इन दिनों धान की खेती का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,626 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 32 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,02,187 हो गई है, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2771 तक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन रेलवे पर कोरोना का कहर, रोजाना 1000 कर्मी हो रहे हैं संक्रमित। 1952 कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है और अब महामारी भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को अपनी चपेट में लेने लगी है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रोजाना करीब 1000 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से भारतीय रेलवे के 1952 कर्मचारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि पिछले साल मार्च से आज तक 1952 रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मौत हो गई है और इस महामारी से संक्रमित होने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या हर रोज 1000 को पार कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धीमी पड़ने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 3.29 लाख नए संक्रमितों की पहचान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह बीते 24 घंटों के दौरान देश में हुई नई संक्रमितों के आंकड़ों को जारी किया। इसके अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 3,29,942 नए कोविड-19 के मामले सामने आए और 3,876 संक्रमितों की मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 3,56,082 संक्रमित स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस की 25,03,756 वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,29,92,517 हो गया है और मरने वालों की कुल संख्या 2,49,992 हो गई है। 16 जनवरी से शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17,27,10,066 हो गया है। वहीं अब तक संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का कुल आंकड़ा 1,90,27,304 हो गया है और देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,15,221 है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से रिकवरी करने वालों के लिए है बेहद खास खबर, ब्रेन में क्लोटिंग की हो सकती है समस्या। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण पहले ही लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सबब बना हुआ है। उस पर संक्रमण के बाद मरीजों में नई बीमारियां सामने आ रही है। अब कोरोना से रिकवरी होने के बाद लोगों में ब्रेन में क्लोटिंग होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों ने कुछ लक्षणों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में कोरोना से जूझ रहे और रिकवर हो चुके लोगों के स्कैनिंग में ब्रेन में क्लोटिंग, दिल में क्लोटिंग और आंखों की रोशनी जाने यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना वायरस की पहली लहर में ऐसी समस्या नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में इन नई समस्याओं के कारण मरीजों की मौत भी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती रहे मरीजों को घर लौटने के बाद ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्हें रिकवर होने के बाद यदि छाती में भारीपन, सांस फूलने की समस्या बनी रहती
होती है तो उन्हें फेफड़ों का सीटी स्कैन, दिल का इकोकार्डियोग्राम करा लेना चाहिए। वहीं शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होने या सुन्न होने जैसे लक्षण होने पर ब्रेन का एमआरआई करा लेना चाहिए। साथ ही रूटीन ब्लड काउंट चेक करवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया खास कदम, डब्ल्यूएचओ ने की सराहना। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर दिया है। इसका फायदा अब दिखने लगा है और राज्य में लगातार एक्टिव केस में कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ ने एक के बाद एक ट्वीट किए और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रिक के फॉर्मूले पर काम करने के प्रयास की जमकर तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिससे घर घर जाकर कोविड के एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी जांच की। इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मरीजों की पहचान के लिए 1.41 लाख से ज्यादा टीमों और 21,242 सुपरवाइजर्स को लगाया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यूपी में गठित टीमों ने 97,941 गाँव में जाकर उन सभी लोगों का टेस्ट किया है जिनमें कोरोना के लक्षण दिखे हैं। इस दौरान जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें आइसोलेट किया गया और दवा की किट भी दी गई। इसके अलावा संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन करके टेस्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में 12 से 15 साल के टीनेजर्स के लिए वैक्सीन को मंजूरी, ट्रायल में 100% इफेक्टिव। 2 से 11 साल वालों की भी बारी जल्द। जी हां दोस्तों, अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अब तक यह वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। इससे पहले कनाडा बच्चों की इस पहली वैक्सीन को इजाजत दे चुका है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। सामान्य जिंदगी की ओर लौटने की पुरजोर कोशिश में लाखों अमेरिकी परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत है। माना जा रहा है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन से अमेरिका में बड़ी संख्या में स्कूल और समर कैंप खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के लिए अकेले FDA की अनुमति काफी नहीं है। अभी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की एडवाइजरी कमेटी वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डाटा की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की सलाह जारी करेगी। माना जा रहा है कि CDC की कमेटी भी बच्चों को वैक्सीनेशन की इजाज़त दे देगी। सैद्धांतिक रूप से इसके बाद ही अमेरिका में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कम होती आबादी को लेकर चिंतित चीन, जनसंख्या बढ़ोतरी की दर शून्य के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, चीन में जनसंख्या बढ़त शून्य के करीब पहुंच गई है। इस बात की जानकारी मंगलवार को जारी हुए सरकारी डेटा से मिली है। इस दौरान सरकार ने सबसे ज्यादा जोर बुजुर्ग होती आबादी पर दिया है। सरकार ने बताया है कि देश की आबादी में बढ़ोतरी की दर शून्य के करीब पहुंच गई है क्योंकि यहां बच्चों को जन्म देने वाले दंपतियों की संख्या कम है। चीन में कार्यबल कम हो रहा है क्योंकि देश की आबादी में बुजुर्ग लोगों की संख्या काफी अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया कि 2020 में समाप्त हुए दशक में देश की जनसंख्या 7 करोड़ 20 लाख बढ़कर 1.41 अरब हो गई है और आबादी में वार्षिक वृद्धि की औसत दर 0.53% है, जो कि इससे पहले के दशक से काफी कम है। आपको बता दें दोस्तों, चीन के नेताओं ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1980 से जन्म संबंधी सीमाएं लागू की थी, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है और इसके कारण समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास बाधित हो रहे हैं। चीन में जन्म संबंधी सीमाओं में ढील दे दी गई है, लेकिन दंपत्ति, महंगाई, छोटे आवास और माओं के साथ नौकरियों में होने वाले भेदभाव के कारण बच्चों को जन्म देने से कतराती हैं। साल 2011 में 925 मिलियन के शीर्ष पर पहुंचने वाली चीन की 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आबादी तेजी से घट रही है। इससे मजदूरी तो बढ़ रही है क्योंकि कंपनियां कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन इससे नए उद्योग स्थापित करने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विकास तैयार करने में बाधा आ सकती है। गुरुवार को जारी हुए डाटा में गत वर्ष के जन्म की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन डाटा बताते हैं कि 2016 से सालाना आंकड़े गिर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में 4 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा, सेंसेक्स 340.60 अंक लुढ़का। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 सत्र से जारी बढ़त का सिलसिला मंगलवार को थम गया है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सप्ताह के दूसरे कारोबारी सत्र में 340.60 अंक टूटकर 49,161.81 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 91.60 अंक की गिरावट के साथ 14,850.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक के दबाव में आने की वजह से शेयर बाजार में यह गिरावट देखने को मिली है। एनएसई निफ्टी पर जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.38% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी और डेविस लैब के शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए। वहीं कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी और बीपीसीएल के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। वहीं मेघ गर्जना तथा 1-2 स्थानों पर ओले भी गिरने के आसार हैं। उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 103 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल, मई में अब तक 6 बार बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और प्रतिबंधों की वजह से पेट्रोल पंपों की कमाई भले ही गिर गई हो लेकिन भाव में कोई कमी नहीं है। मतलब डिमांड कम है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों से कीमतें बढ़ रही थी। शनिवार रविवार को रेट नहीं बढ़े लेकिन अब लगातार 2 दिन से फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। 4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि चुनावों की वजह से इसके पहले 18 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के दामों की तो दोस्तों आज पेट्रोल 26 से 29 पैसे बढ़ा है, जबकि डीजल 29 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 82 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और बात करें दोस्तों देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई की तो दोस्तों कई शहरों में है जहां पेट्रोल 102 रुपए से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 102 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपगढ़ में पेट्रोल की रेट 102 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 212 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव गिरकर 47,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आने के चलते घरेलू स्तर पर कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें दोस्तों पिछले सत्र में सोना 47,520 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों घरेलू हाजिर कीमत में भारी गिरावट आई है। चांदी के हाजिर भाव में 973 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट से चांदी का भाव 70,646 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गया है। आपको बता दें दोस्तों पिछले सत्र में चांदी 71,619 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों सोने का वैश्विक भाव गिरावट के साथ $1834 प्रति औंस पर ट्रेंड करता रहा, जबकि चांदी का वैश्विक भाव $27.34 प्रति औंस पर स्थिर ट्रेंड करता रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बन रहे हैं युद्ध के हालात। रॉकेट हमले में मरने वालों की संख्या हुई 24। जी हां दोस्तों, यरूशलेम की अल अक्स मस्जिद पर जुमे की नमाज से शुरू हुआ संघर्ष अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रात भर दोनों की तरफ से रॉकेट हमले होते रहे। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है, इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के निकट इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी
बाहिनियों के बीच संघर्ष में 700 लोग घायल हो गए हैं। 500 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संघर्ष के दौरान गाजा पट्टी के हमास के द्वारा इजराइल पर दागे गए रॉकेट के जवाब में इजराइल ने ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। अब दोनों ही ओर से पिछले 2 दिनों से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हमास ने कहा कि हमने 45 रॉकेट दागे, जबकि इजरायली सेना के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकिस के अनुसार हमास ने लगभग 200 रॉकेट हमले किए हैं। इससे अधिकांश रॉकेट जमीन पर गिरे हैं। एक रॉकेट से इजराइल के शहर अक्सलोन में 7 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है, जहां 7 इजरायली घायल हुए। आपको बता दें दोस्तों, फिलिस्तीन के लगातार गाजा पट्टी से हमले को देखते हुए अब इजराइल सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने रिजर्व में रहने वाले 5000 सैनिकों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।